एपिसोड की शुरुआत उस पल से होती है जब नूतन अपनी आखिरी सांसों के करीब है और ऋषि उसके सामने बैठा उसे गहरी नज़रों से देख रहा है। यह ऋषि धीरे से उससे पूछ बैठता है कि आखिर जनक का असली पिता कौन है। नूतन की आंखों में दर्द की परछाई दिखाई देती है। उसका चेहरा उन रहस्यों से भारी लगता है जिन्हें उसने बरसों छुपा रखा था। वह कांपते स्वर में कहती है कि अगर उसने सच पहले बताया होता तो परिवार में केवल तूफान खड़ा हो जाता, रिश्ते बिखर जाते और किसी को शांति नहीं मिलती। लेकिन अब समय कम है और सच सामने आना ही होगा। वह स्वीकार करती है कि जनक का जैविक पिता कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस है। यह सुनते ही ऋषि के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसका मन अविश्वास और हैरानी से भर जाता है। नूतन फिर एक और राज खोलती है कि अदिति वास्तव में अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है, जिसे वह सालों तक अपने पास रखती रही और प्यार से मून कहकर पुकारती रही। ऋषि को याद आता है कि एक बार बबूल ने भी अदिति को मून कहा था। उस समय उसे इसका महत्व समझ नहीं आया था, लेकिन अब सारी बातें जुड़ती नजर आती हैं। नूतन एक पत्र भी ऋषि को सौंपती है और कहती है कि यह अनिरुद्ध तक पहुंचना चाहिए। अगर किसी को संदेह हो तो अंजना और बबूल से इस बात में बात करनी ही चाहिए, क्योंकि वही सच्चाई जानते हैं। ऋषि का मन उथल पुथल से भर जाता है, लेकिन वह इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ अदिति अपने पिता अनिरुद्ध के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करती है। वह कहती है कि ऋषि ने उसकी इच्छा के खिलाफ कदम उठाए हैं और उसकी योजनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। अनिरुद्ध इस बीच चिंतित रहता है कि कहीं नूतन की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई है, लेकिन अदिति इस पर बात करना नहीं चाहती और वहाँ से चली जाती है। अंजना और बबुल भी आपस में बातचीत करते हैं और अंजना भावुक होकर कहती है कि जनक बहुत कुछ झेल चुकी है, परिवार को उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। इस बात पर अर्शी गुस्से से कह देती है कि आखिर जनक को अभी भी इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। ऋषि के घर का माहौल तनावपूर्ण है। अदिति गुस्से में सबसे पूछती है कि आपने ऋषि को सिबुल बोनी जाने से क्यों नहीं रोका। दादाजी गर्व से कहते हैं कि उन्हें ऋषि के फैसले पर गर्व है, उन्होंने उसे रोका नहीं। तनुश्री बीच में कहती है कि अदिति की शादी जनक के कारण टूटी थी और जनक ऋषि इस तरह जनक के सामने, और अगर ऋषि इस तरह जनक के मामले में उलझा रहेगा तो सब और बिगड़ जाएगा। लेकिन दादाजी कहते हैं कि ऋषि ने जनक की दुर्घटना की जिम्मेदारी ली थी और सच का सामना करना ही सही है। अभिमन्यु, इंदुमती और सुरजीत भी अपने विचार रखते हैं। अभिमन्यु को डर है कि कहीं इस खुलासे से जनक को समर्थन न मिलने लगे और सुरजीत का कहना है कि जनक के परिवार को सच बताना जरूरी है, वरना बाद में कोई इस स्थिति का गलत फायदा उठा सकता है। तनुश्री फिर से अदिति की पीड़ा का जिक्र करती है, लेकिन दादा भाई अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अदिति तंज कसते हुए कहती है कि जनक ने झूठ बोलकर और चालाकी से ऋषि का समर्थन हासिल कर लिया है। इसी दौरान अचानक नूतन की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। ऋषि डॉक्टर को बुलाने के लिए भागने लगता है, लेकिन नूतन उसे रोक लेती है। वह कहती है कि अब समय सीमित है और उसकी आखिरी इच्छा है कि ऋषि जनक को कभी अकेला न छोड़े। यह सुनकर ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऋषि नूतन की आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा करता है और अनिरुद्ध को वह पत्र सौंप देता है। अनिरुद्ध चेतावनी देता है कि अगर यह पत्र खोला गया या सबको सच्चाई पता चली तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऋषि निर्भीकता से कहता है कि सच्चाई को छुपाना गलत है और जनक अनिरुद्ध की बेटी है, जिसे वह जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे। अनिरुद्ध का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन ऋषि पीछे हटने से इनकार कर देता है। इसी बीच अदिति भी ऋषि से सवाल करने लगती है कि वह जनक की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है। अदिति को शक होता है कि शायद ऋषि कुछ और जानता है और जो बाकी सबसे छुपा रहा। ऋषि अनिरुद्ध से भी कहता है कि अंकल, आपने भी ऐसे फैसले लिए होंगे जो केवल आप ही जानते हैं और बाकी से छुपाए। अनिरुद्ध गंभीर स्वर में कहता है कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें सबके साथ साझा नहीं किया जा सकता। अदिति गुस्से में कहती है कि ऋषि उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा और वह अब उसके साथ शादी नहीं करेगी। ऋषि इस पर चुप रहता है क्योंकि वह सच पूरी तरह सबके सामने नहीं ला सकता। पुतुल बार सभी को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि लड़ाई झगड़ा करके बात और बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अंततः जब ऋषि सीधे नूतन से पूछता है कि फूल यानी जनक का असली पिता कौन है, तो नूतन भावुक होकर कह देती है कि उसका पिता अनिरुद्ध बोस है। यह सुनते ही ऋषि का दिल बैठ जाता है, क्योंकि अनिरुद्ध उसके होने वाले ससुर हैं और यह सच्चाई उसके लिए असहनीय
है। उसे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नूतन कहती है कि ये झूठ नहीं है। आखिरी वक्त में वह कोई धोखा नहीं दे सकती। ऋषि का मन बार बार सोचने लगता है कि नूतन आखिर झूठ क्यों बोलेगी, खासकर अपनी आखिरी सांसों में। धीरे धीरे उसके मन में यह बात घर कर जाती है कि नूतन सच कह रही है और यह सच्चाई उसकी ज़िंदगी और पूरे परिवार की दिशा बदल देगी। नूतन की मृत्यु, उसकी आखिरी इच्छा और झनक की असली पहचान का खुलासा कहानी का एक नए और गंभीर मोड़ पर ले आता है, जहाँ रिश्तों का ताना बाना बुरी तरह उलझने वाला है। अदिति अपने गुस्से पर नाराज़गी के साथ ऋषि के सामने आती है और कहती है कि आजकल वह उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा। उसे परेशान करती है कि ऋषि फूल के गांव जाकर बिना किसी अनुमति या जानकारी के वहां क्यों गया और वहां पहुंचकर वह केवल यह कहता रहा कि वह आ ही जाएगा। अदिति सोचती है कि अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो वह उससे मिल भी नहीं पाएगी और कोई मदद नहीं कर पाएगा। वह यह सब सोचते समझते उसे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब उसकी माँ ने उन्हें पत्र दिया था और उसने झनक को यह पत्र सौंपा था, वह सोचती है कि वह वादा पूरी तरह निभा नहीं पाया और आज झनक उसके बीच नहीं है। यह सोचकर अदिति का मन भारी हो जाता है, लेकिन वह जानती है कि सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है। उसकी नेगेटिविटी को संभालना मुश्किल हो जाता है और वह खुद से कहती है कि अब सोचकर कुछ नहीं होगा। वहीं अनिरुद्ध भी अपने मन में सोचते हैं कि झनक के बारे में क्या हुआ होगा, क्या वह सही सलामत है और क्या कोई खतरा उसे घेर रहा है। तभी पीछे से अर्शी आ जाती और वह सबकी बातचीत सुन लेती है और अर्शी देखती है कि लोग झनक को कितना मिस कर रहे हैं। वह वहाँ चुपचाप उनकी बातों को सुनती रहती है। अर्शी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि 20 साल बाद भी आप लोग उसका नाम क्यों लेते हैं, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। यह सुनकर सभी लोग थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। वहाँ बातचीत और बहस शुरू हो जाती है, लेकिन कोई कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता। इसी बीच ऋषि की स्थिति देखने लायक होती है। वह सोच रहा होता है कि यह सच कैसे हो सकता है कि अनिरुद्ध ने हमेशा फूल और उसकी जिम्मेदारी को लेकर मदद की और अब यह सच्चाई सामने आ रही है। वह याद करता है कि बचपन में उसने झनक को खुद पाला था, उसकी देखभाल की थी और उसका नाम मून रखा था। तभी अर्शी तकिए के नीचे एक चिट्ठी निकालती और ऋषि को देती है। कहती है कि इसे अनिरुद्ध तक पहुंचा देना। ऋषि चुपचाप चिट्ठी लेकर सोच में पड़ जाता है कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ अदिति गुस्से में ऋषि एक घर आती है और कहती है कि वह अपना मनमानी कर रहा है, अपनी हर बात बिना किसी से साझा किए कर रहा है। वह फूल के गांव तक चला गया और वहां जाकर वह अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है। अदिति इसे गलत मानती है, लेकिन तभी मुखिया जी बीच में आते हैं और कहते हैं कि ऋषि ने कोई गलती नहीं की, वह केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वह इंसानियत के नाम पर सही कर रहा है और यही उसे गर्व महसूस कराता है। अभिमन्यु और बाकी परिवार के लोग इस तारीफ से नाराज़ होते हैं क्योंकि अदिति को यह सब सुनना पसंद नहीं आता। वह कहती है कि बार बार उसका नाम क्यों लिया जा रहा है, लेकिन मुखिया जी दृढ़ रहते हैं। वह कहते हैं कि आप लोग उसे जितना भी इग्नोर करें, सच सामने आ ही जाएगा। यह जीवन का नियम है, जो आना है वो आएगा, जो जाना है वह जाएगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। अदिति को यह बात बेहद तकलीफ देती है क्योंकि मुखिया जी बार बार फूल और ऋषि के पक्ष में खड़े होते हैं। मुखिया जी कहते हैं कि हमें उस पर गर्व है क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूली और उसे निभा रहा है। यही वजह है कि हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। चिट्ठी देने के बाद अर्शी कहती है कि बस इसे अनिरुद्ध तक पहुंचा देना, बाकी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऋषि पूछता है कि क्या भरोसा किया जा सकता है कि यह सच है। नूतन खुलासा करती है कि अगर कोई भरोसा नहीं होगा तो जेठू और बड़ों माँ से पूछ लेना, वे आपको सच्चाई बता देंगे। इसी बीच अदिति के दिल में तकलीफ होती है। वह चुपचाप बैठती है और लेकिन मुखिया जी जोर जोर से सच्चाई सबके सामने रखते हैं। उनका भाई भी मुखिया जी से कहता है कि आप पहले हमारे साथ जैसा व्यवहार करते थे, अब वैसा सम्मान नहीं दे रहे। मुखिया जी शांत होकर कहते हैं, मैं बड़ा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास वह ज्ञान है जो सबके पास है। मैं जो बोलता हूँ सोच समझ कर बोलता हूँ और सच बोलता हूँ। आप लोग सच सुनने की क्षमता नहीं रखते। अदिति के परिवार वाले भी सच्चाई सुनकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह यह जानती है कि कोई इसे रोक नहीं सकता। यही जीवन का नियम है। ऋषि भी समझता है कि जो होना है वह होकर रहेगा और वह इसे बदल नहीं सकता। अदिति को यह बार बार मुखिया जी की बातें सुनकर तकलीफ देती है, लेकिन वह जानती है कि सच छुपाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि वह चुपचाप बैठी रहती है और परिवार की बातें सुनती रहती हैं। मुखिया जी और परिवार के लोग बार बार कहते हैं कि हमें गर्व है कि ऋषि अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अदिति को यह सब कठिन लगता है, लेकिन वह भी जानती है कि
कोई इसे रोक नहीं सकता। अंततः सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने खुलती है और यह सब झनक ऋषि और परिवार के लिए एक नए और भावात्मक मोड़ की ओर ले जाता है। चिट्ठी मुखिया जी के शब्द और अदिति की तकलीफ मिलकर कहानी में एक नई गहराई पैदा करते हैं, जहां जिम्मेदारी, परिवार और सच के बीच संतुलन बनाने की चुनौती सामने आती है। जहां नूतन की मृत्यु और आखिरी इच्छा के बाद ऋषि और अदिति झनक की सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर उलझन में है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार के निर्णय और भावनाएं उनके भविष्य की दिशा तय करते हैं और परिवार में नए तनाव और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है।